हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मेरे दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जस्ट द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स। बेसिकली ये दो टाइप का होता है। पहला है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और जिसको हम बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो होता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दैट कैन बी गिवन बाय द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल, और वी कैन से इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल। दैट्स ऑल। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये दो फॉर्मूलाज यदि आपको याद है, मतलब आप कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब याद करने का तरीका क्या है? वैसे तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल, ठीक है, या फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल। बट जब काइनेटिक की बात आती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल, और जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात आती है तो आपको यहाँ हमेशा ध्यान में रखना है लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल। इस फॉर्मूला से आपको बहुत ही इजीली याद रहेगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो बस ये फॉर्मूलाज आपको याद है, मतलब आप कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो सरफेसेस के बीच में क्या होती है, कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होती है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता है? तो जस्ट रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने वाली है, यानी कि जस्ट टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन, यानी कि रिलेटिव मोशन हो नहीं रही है, जस्ट रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने ही वाली है, तो उस कंडीशन में, यानी कि लिमिटिंग केस। दैट्स ऑल। तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से इनको और भी अच्छे से सीख लेते हैं, और जिससे कि आपको याद रहेगा। एग्जांपल है आपके सामने, सबसे पहले एक इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख दिया हमने एक ब्लॉक। 37 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, और एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 10 kg। और ये जो सरफेस है, दिस इज ऑब्वियसली रफ, मींस देयर इज सम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द block between block and the inclined plane, and it is given that the acceleration of the block is 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे दोस्तों, यदि आपको बोला गया कि इंक्लाइन प्लेन जो है वो ग्राउंड में है, ग्राउंड पर रेस्ट में है, और ब्लॉक जो है उसके ऊपर 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपको बताना है फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए सीधा तरीका है कि आपको फ्रिक्शन फाइंड करना पड़ेगा और नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पर मैंने बना लिया ये इंक्लाइन सरफेस, एंड दिस इज द ब्लॉक। 10 kg का है ये, और यहाँ पर दे रखा है थीटा। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ पहले तो ये तो हो गया नॉर्मल, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो ये mg लगा दिया। अब मैं इस mg के दो कंपोनेंट्स ले लेता हूँ। यदि ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये फिर से थीटा, यानी कि इस तरफ आ जाएगा mg cos थीटा, और इस तरफ आ जाएगा along the inclined plane mg sin थीटा। ओके, एंड थीटा इज 37 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, तो वैल्यू रखते हैं 10 kg का है तो 100 इंटू 3/5 हम लोग रखेंगे, यानी कि 60 न्यूटन, और इसका आ जाएगा 100 इंटू 4/5, तो दैट इज 80 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन में 60 न्यूटन है और ये नीचे की और 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब जी साइन थीटा से ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है, तो डेफिनेटली ऊपर की ओर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, एंड दैट फ्रिक्शन इज व्हाट टाइप ऑफ फ्रिक्शन? इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसे पता चला? क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक रिलेटिव मोशन है और यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए। तो अब नेक्स्ट टास्क क्या है? मुझे फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि म्यू के। तो म्यू के इज जस्ट एफ के डिवाइड बाय नॉर्मल। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे नॉर्मल फाइंड करना होगा, तो मैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ऑब्जर्व करता हूं, तो मुझे मिलता है नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में और mg cos थीटा दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों ही एक दूसरे को
बैलेंस कर रहे हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या क्या बोल सकता हूँ, n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, और थीटा इज जस्ट 37 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है 80 न्यूटन। आपको नॉर्मल मिल गया 80 न्यूटन। अब मुझे फाइंड करना है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसकी हेल्प से फाइंड करूंगा? एक तो मुझे नीचे की ओर फोर्स दिख रहा है, दैट इज 60 न्यूटन, तो ये 60 न्यूटन हो गया फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। और फ्रिक्शन जो लगेगा जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आई कैन से नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma 60 न्यूटन minus kinetic friction, that will be equal to mass of the object into acceleration of object। तो दोनों की वैल्यू यदि मैं रखता हूं तो मुझे यहाँ पर मिलता है 60 माइनस एफ के, दैट इज 10 इंटू 4.4। और यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू जो मुझे मिलेगी 60 माइनस 44, दैट इज 16 न्यूटन। 16 न्यूटन मुझे मिला कोएफिशिएंट, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिली। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, म्यू के इज इक्वल्स टू एफ के डिवाइड बाय नॉर्मल। तो इट इज जस्ट 16 डिवाइड बाय 80, हमें मिलता है 1/5, दैट इज 0.2। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे से समझ में आए। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेता हूं और इस पर एक ब्लॉक रख लेता हूं। दिस इज द ब्लॉक ऑफ 5 kg। यहाँ पर आपको कुछ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको नहीं दी है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो दे रखी है, लेट्स से दैट इज 0.05। ठीक है, ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मिसिंग है। अब आपसे पूछा गया कि यदि एक फोर्स लगता है F इज इक्वल टू 20 न्यूटन और वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर लग रहा है, तो इस कंडीशन में आपको बताना है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर लग रहा है, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ म्यू एस so that the block does not move। okay, so does not move। या फिर इसको मैं बेटर तरीके से पूछ सकता हूं आपसे कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू एस। फाइंड द मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू एस, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि ये ब्लॉक मूव ही ना करे। ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली मूव नहीं करेगा, लेकिन उससे कम हो तो मतलब उतनी मिनिमम वैल्यू तो होनी ही चाहिए। ठीक है, उससे कम हुआ तो मूव कर जाएगा। तो मेरे दोस्तों जल्दी से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इसका जल्दी से कंपोनेंट लेना होगा। तो मैं बोलूंगा नीचे की ओर लगेगा mg, ऊपर की ओर लगेगा नॉर्मल। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट लेते हैं हॉरिजॉन्टल में, f cos थीटा, तो f cos 30 डिग्री, तो यहाँ पर मुझे मिलता है 20 इंटू √3/2, यानी कि 10√3 न्यूटन। और ऊपर की ओर जो कंपोनेंट मिलेगा दैट इज f साइन, यानी कि 20 साइन 30 डिग्री, यानी कि 20 इंटू 1/2, और वो मुझे मिलता है 10 न्यूटन। दैट्स ऑल। तो चलिए अब हम ड्रॉ करेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर। ठीक है, जो क्या कर रहा है, इसकी मोशन को अपोज कर रहा है। एंड जस्ट टू यहाँ पर क्या बोला गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव, यानी कि ब्लॉक की जो फ्रिक्शन की वैल्यू वो लिमिटिंग तक पहुंच जाएगी। हमें क्या जस्ट टू मूव द ब्लॉक की बात करनी है, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। तो मैं कहूंगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है दैट शुड बी इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई, दैट इज जस्ट 10√3 न्यूटन। और नॉर्मल कितना है, तो नॉर्मल फाइंड करते हैं हम। यहाँ पर नॉर्मल ऊपर की ओर है, साथ में फोर्स का एक कंपोनेंट है 10 न्यूटन, वो भी ऊपर है, और नीचे की ओर लग रहा है mg, और mg की वैल्यू है 50। यहाँ पर मैंने लिख लिया 50, तो नॉर्मल मुझे मिला 40 न्यूटन। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो म्यू एस इज इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल। लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10√3 डिवाइड बाय नॉर्मल की वैल्यू है 40 न्यूटन, तो यहाँ पर आपको मिलता है √3 डिवाइड बाय 4। √3 डिवाइड बाय 4 is the
आंसर। यही है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।